बीजेपी का लगातार मिशन बंगाल जारी है। बता दें, बीजेपी के लोको सोनार बांग्ला अभियान की शुरुआत तो हो चुकी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस अभियान की शुरुआत की। बीजेपी में इस दौरान अभिनेत्री पायल सरकार शामिल हुई हैं। नड्डा की मौजूदगी में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ली, लेकिन जिस तरह से परिवर्तन यात्रा में शामिल भी हो रहे हैं, जेपी नड्डा लगातार टीएमसी पर निशाना साधते हुए नजर आए। कटमनी भ्रष्टाचार मुक्त विकास युक्त बंगाल हम देने वाले हैं और उसी तरीके से रेफ्यूजी वेलफेयर के स्कीम्स को हम लॉन्च करेंगे। विशेष करके मतवा समाज और नमो शूद्र हमारे जो समाज है उनके लिए हम हेल्थ के लिए पुश देंगे, एजुकेशन के लिए पुश देंगे, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए हम स्कॉलरशिप्स की व्यवस्था करेंगे। और इसी तरीके से बंगाल जो हमेशा एक अच्छे विचारों के लिए जाना गया है, दुर्भाग्य से यहां नक्सलिज्म भी पनपा। उस नक्सलिज्म को समाप्त करने के लिए हर प्रयास को हम पूरा करेंगे, यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। बंगाल जो आज भ्रष्टाचार की दृष्टि से हम सबके सामने कई तरह की चर्चाएं आई हैं, उसको हम भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे और उस भ्रष्टाचार मुक्त का हम वातावरण बनाएंगे। उसी तरीके से ये जो इल्लीगल कोल माइनिंग हो रही है, इसको भी हम रोकेंगे। इसी तरीके से ये सिंडिकेट संस्कृति को भी हम रोकेंगे और उसी तरीके से हम ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। ग्लोबल मार्केट में लोकल प्रोडक्ट पहुंचे। बंगाल का अपना हुनर, जिसको हम आजादी के पहले से जानते थे, आज वो सारे का सारा हुनर उसको कुंठित कर दिया गया, उसको रोक दिया गया, उसको समाप्त करने की कोशिश की गई है। हम उस बंगाल के हुनर को फिर से वापस स्थापित करेंगे और ग्लोबल मार्केट की व्यवस्था करेंगे फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। इसको भी हम ध्यान में रखेंगे। मित्रों, जहां तक बंगाल के कल्चर का सवाल है, वी आर ऑल इमोशनली इन्वॉल्व। बंगाल का कल्चर एक संस्कृति जिसने देश दुनिया को एक नई ताजी हवा दी। जब मैं विवेकानंद जी की बात करता हूं, जब मैं रविंद्रनाथ ठाकुर जी की बात करता हूं, जब मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करता हूं, जब मैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की बात करता हूं, ये सब लोग ऐसे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करता हूं, ये सब ऐसे थे जिन्होंने बंगाल की धरती से जरूर जन्म लिया हो, लेकिन उन्होंने देश को दिशा दी, संस्कृति को दिशा दी, दुनिया को दिशा दी। ये हमको समझना चाहिए और इसलिए उस कल्चर को हम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मैं आज जब अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं तो मैं राजनीतिक बातें करके वातावरण दूषित नहीं करूंगा, लेकिन अगले भाषणों में मैं बताऊंगा। जब मैं परिवर्तन यात्रा की समाप्ति पर जाऊंगा तो मैं वहां चर्चा करूंगा कि ये संस्कृति थी बंगाल की और उस संस्कृति को कहां ला करके खड़ा कर दिया, आज किस मोड़ पर ला करके खड़ा कर दिया। मित्रों, इसको रिवाइव करना हमारी जिम्मेवारी है। द प्राइड ऑफ बंगाल हैज टू कम बैक, दैट सोमार बंगाल हैज टू कम बैक, दैट बंगाल व्हिच लेड द कंट्री, दैट हैज टू कम बैक। और उसके लिए हम प्रयासरत होंगे, यह हम आपको जरूर कहना चाहते हैं। उसी तरीके से अगर हम बात करें किसानों की, आज ये धरती, यहाँ की जो इसकी उर्वरकता है, जो इसकी कैपेसिटी है, उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जितनी धरती हमारी एलुवियल है, उतना ही इसकी यील्ड होनी चाहिए, वो यील्ड नहीं हो रही है। जितना इसका इरिगेटेड लैंड होना चाहिए वो नहीं है, और जो किसानों को इसकी कीमत मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। मित्रों, क्रॉप का सही दाम मिल सके किसानों को, इसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे और यह हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसको प्रयास करें। जब मैं आपसे सुझाव मांगता हूं तो मैं किन बातों के लिए सुझाव मांगता हूं? आपसे मैं सुझाव मांगता हूं कि यहां पर आर्थिक जगत में पुश कैसे दिया जा सके। अगर ब्रिटिशर्स ने आकर के बंगाल को देखा कि दिस इज एन इंडस्ट्रियल टाउन, दिस इज एन इंडस्ट्रियल एरिया, यहां पर इंडस्ट्री का विकास की संभावनाएं हैं, उसके बाद जिस तरीके से इंडस्ट्री फ्लश की,
जब आजादी मिली तो बंगाल इंडस्ट्रियल एरिया की दृष्टि से किस तरीके से आज बढ़ा था, और आज धीरे धीरे पिछले 60-70 सालों में एक एक इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी इन्वेस्टमेंट यहां से हटा ली। ये सूखा पड़ गया। हमको विचार करना पड़ेगा कि ये क्यों हुआ और इसको हम कैसे रिवाइव कर सकते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी इस बात के लिए कटिबद्ध हैं कि पश्चिम अगर विकसित हुआ है तो पूर्व को भी पूरा विकास करना है और मुख्य धारा में शामिल करना है। इस बात के लिए हम कटिबद्ध हैं। इसलिए हम कैसे इंडस्ट्रियल पुश दे सकते हैं, कैसे हम एग्रीकल्चरल पुश दे सकते हैं, कैसे हम इकोनॉमिक पुश दे सकते हैं, और कैसे हम स्वास्थ्य के दृष्टि से, मुझे दुख होता है, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, यहां डेंगू फैला, हमको डेंगू की रिपोर्टिंग ही नहीं दे रही थी सरकार। यहां लोग डेंगू से जाने गंवा रहे थे। मैं स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से ममता जी से पूछता था, गिव मी दी रिपोर्टिंग ऑफ डेंगू। वो डॉक्टरों को धमकी देती थी कि यहां से कोई रिपोर्टिंग नहीं होनी, और हमारे को रिपोर्टिंग नहीं हो रही। आप बताओ, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल हमारे पास, आप बताओ कि हर तरीके से डिजीज को कंट्रोल करने की व्यवस्था हमारे पास। मैं टीम भेजना चाहती हूं, मैंने टीम भेजी थी, अभी कोरोना में भी टीम भेजी थी, आपने उनको गेस्ट हाउस से बाहर नहीं निकलने दिया। यह बंगाल की जनता के साथ अन्याय। ये हेल्थ को पुश देने की जरूरत है। आप बताइए, कोरोना में यहां पर टीम आई थी कि नहीं आई थी? सेंट्रल टीम आई थी कि नहीं आई थी? आप बताइए, डेंगू के लिए यहां टीम हमने भेजी थी कि नहीं भेजी थी? आपने उनको एक तरीके से कैद कर दिया रेस्ट हाउस में और सर्किट हाउस में, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्किट हाउस में, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो संस्थान है उनके गेस्ट हाउसेस में, और कहा आप आराम करो और जाओ वापस, हम आपको कोई रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। मित्रों, मैं आपसे हेल्थ के दृष्टि से सुझाव चाहता हूं। आयुष्मान भारत तो हम लागू करेंगे ही करेंगे, लेकिन बंगाल, अगर बंगाल हेल्थ में पिछड़ा रहेगा तो देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसलिए बंगाल को हेल्थ के दृष्टि से भी पुश देने की जरूरत है। और मैं देखता हूं, देखिए, मैं हिमाचल का रहने वाला हूं, मेरे यहां लोग नैना देवी घूमने आते हैं, मेरे यहां लोग ज्वाला जी घूमने आते हैं, मेरे यहां लोग चामुंडा देवी घूमने आते हैं। ये सब शक्तिपीठ है। छोटा सा प्रदेश, रिलीजियस टूरिज्म, और बंगाल जहां हर शहर, हर गांव किसी न किसी टूरिज्म के, रिलीजियस टूरिज्म से जुड़ा हुआ है, तब भी यहां टूरिस्ट नहीं आ पा रहे हैं। हमको इस पर सुझाव चाहिए, हम कैसे रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ा सकते हैं। बंगाल में जिस तरीके का सांस्कृतिक और जिस तरीके का हमको यहां पर पूजा पद्धति की दृष्टि से जो दृष्टि मिली है, उसको हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। काली पूजा, दुर्गा पूजा देश भर में जानी जाती है, वो बंगाल के नाम से जानी जाती है, उसकी आइडेंटिफिकेशन बंगाल के साथ होती है, और बंगाल उससे वंचित रह जाए, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि ये सुझाव भी आए और बंगाल रिलीजियस टूरिज्म में भी आगे बढ़े। इसी तरीके से हम उसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप देखिए, चाय के बागान, आप बताइए, दुनिया में चाय के बागानों के दृष्टि से हम लोगों ने सारी चीजों को देखा है कि नहीं देखा है, और हमारा नाम है कि नहीं है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने 1000 करोड़ रुपीस फॉर द पीपल ऑफ द टी गार्डन्स के लिए दिया है। हमको सुझाव चाहिए, चाय बागानों में काम करने वाले लोगों के बच्चों की शिक्षा कैसे उत्तम हो सकती है, उनका स्वास्थ्य उत्तम कैसे हो सकता है, उनको नौकरियों में समावेश कैसे किया जा सकता है, उनको चाय के बागानों में काम करते हुए अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। 1000 करोड़ हैव बीन गिवन इस बजट में, 1000 करोड़ रुपए। सुझाव चाहिए कि वो धरती पर कैसे लगे और कैसे वो कट मनी से बचे, इसकी भी हमको सुझाव चाहिए। ये भी हमको चिंता करने की जरूरत है। कैसे टोलाबाजी से बचे, इसकी भी हमको चिंता करनी चाहिए, इसके बारे में भी हमको बचाव करना चाहिए। और रास्ता आप ही बताएंगे, क्योंकि कट मनी आपको ही देना पड़ता है, उसको कट आप ही करेंगे, इस बात का भी हमको सुझाव चाहिए होगा। ये मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहता हूं। मित्रों, अगर मैं बात करूं केंद्र सरकार की योजनाओं की, आप देखिए, अगर स्वच्छ भारत अभियान हमने लागू किया तो लोग हंसे, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी लाल किले के प्राचीर से स्वच्छता की बात कर रहे हैं। मित्रों, 11 करोड़ टॉयलेट्स हैव बीन
constructed in last 6 years. 11 करोड़ 11 करोड़ टॉयलेट्स बने हैं और वेस्ट बंगाल में 1.4 करोड़ बने हैं. Do you know what is the meaning of these toilets? Number one, it is the empowerment of women. आप सोचिए, हमारी बहनों को गांव में अपने दैनिक नित्य क्रम के लिए सूर्योदय और सूर्यास्त का इंतजार करना पड़ता था. Am I right? क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि वो बाहर जा नहीं सकती थी. आप बताइए, 1 करोड़ 40 लाख टॉयलेट्स वेस्ट बंगाल में बने, 11 करोड़ देश में बने, और 11 करोड़ में अगर 1 करोड़ 40 लाख बंगाल का हिस्सा है तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं के साथ कितना अन्याय हो रहा था. 1 करोड़ 40 लाख घरों में टॉयलेट बना है तो 1 करोड़ 40 लाख घरों की महिलाओं का एम्पावरमेंट हुआ है. इस बात को हमको समझना चाहिए. सशक्तिकरण, ये सशक्तिकरण है. दूसरी बात, बीमारी, डायरिया कम हो रहा है, हैजा कम हो रहा है, क्योंकि खुले में शौच जाने के कारण वही पानी हमको मिलता था और वही पानी पीते थे और हैजा और डायरिया होता था. आज हम हेल्थ इश्यूज को भी हम एड्रेस कर पाए. उसी तरीके से जनधन योजना, एक समय में भारत का प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपए भेजते हैं, 85 पैसा बीच में खर्च हो जाता था. प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अकाउंट खोलो, जनधन खाता खोलो, तो क्या कहा? जनधन खाता खुलवा रहे हैं. आज 40 करोड़ लोगों ने जनधन खाता खोला है और बंगाल में 1 करोड़ 92 लाख लोगों ने जनधन खाता खोला है. एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे पश्चिम बंगाल का. जेपी नड्डा संबोधित कर रहे हैं. कहां मिला ये अनाज? टीएमसी के कार्यकर्ताओं के घर में. हम इस वक्ती बोलते कि नहीं? हम इस वक्ती बोलते कि नहीं? ये टीएमसी के घर में अनाज क्या कर रहा था? फिर बोलते अनाज दिया नहीं, आया नहीं, लिया नहीं. अरे सब डकार गए और फिर बोला लिया नहीं. क्या है मतलब? इसलिए मुझे इस पर भी सुझाव चाहिए कि कैसे जनता को जो अनाज प्रधानमंत्री जी भेजे वो जनता को कैसे मिल सके. इस बात को हमको सोचना चाहिए. 7 फरवरी को प्रधानमंत्री जी हल्दिया आए थे. 4 करोड़ 70 लाख 4,700 करोड़ रुपए का उन्होंने प्रोजेक्ट सैंक्शन किए. उसी तरीके से 22 फरवरी को हुगली आए थे. 3,000 करोड़ रुपए का उन्होंने सैंक्शन किया है. ये सारी चीजें धरती पर लगने वाली हैं. और कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक की रोड 25,000 करोड़ रुपए इस बार की बजट में निर्मला जी ने दिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है. इसको हमको सोचना चाहिए. खड़गपुर से लेकर के विजयवाड़ा के लिए ईस्ट कॉरिडोर और उसी तरीके से ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, भुसावल से खड़गपुर और दानकुनी तक जो बनाने का योजना है उसके लिए भी पैसे की व्यवस्था की गई है. मित्रों, मैं आपसे इन सारी चीज़ों की चर्चाएं इसलिए कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के लिए काम करना चाहती है. बंगाल के विकास, लखो सोनार बांग्ला, और सोनार बांग्ला के लिए आपने के हमको सजेशन चाहिए, आपका सजेशन चाहिए, आपका सुझाव चाहिए. वो आप सुझाव दीजिए. मैंने आपको बताया कि हमारी एलईडी वैन्स ये भी डिजिटली सुझाव लेंगी, पेटी में भी सुझाव डालेंगे. ऐसी पेटियां 30,000 बनेंगी और ये 30,000 में से 100 हर पर कॉन्स्टिट्यूंसी जाएंगी, 50 स्थानों पर रखी जाएंगी और 50 घर घर जाकर के सुझाव लेंगे. और मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए बीजेपी लगातार सुझाव भी मांग रही है.